हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार एमएस क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, आज हम आपके बीच में कक्षा 10 के गणित का तीसरे अध्याय को लेकर उपस्थित हैं और ये तीसरे अध्याय का नाम दो चर वाले रैखिक समीकरण है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि इस बीजगणितीय वाले पोर्शन से आपका सबसे ज़्यादा नंबर का प्रश्न किया जाना है आपके एग्ज़ाम में, और इस बीजगणितीय वाले पोर्शन से आपका टोटल 18 नंबर का क्वेश्चन किया जाना है। ठीक है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं यह हमें महसूस होता है कि यह पोर्शन, बीजगणित वाला जो पोर्शन है, यह बेहद ही महत्वपूर्ण है। और इस दृष्टि से आज हम आपके बीच में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म वाले चैप्टर को लेकर उपस्थित हैं और इसमें हम स्टेप बाय स्टेप सारे बेसिक्स को क्लियर करते हुए और साथ ही साथ संबंधित प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपका यहाँ से प्रत्येक बेसिक क्लियर किया जाएगा और उससे संबंधित बनने वाले कुछ प्रश्नों पर भी चर्चा होंगी। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आखिर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते किसे हैं? आप देख रहे होंगे दो चर का मतलब होता है जिस समीकरण में दो चर हों। और चर आप जानते ही हो, चर का मतलब होता है एक्स वाई जेड या ए बी सी डी के रूप में जो लिखे रहते हैं वही आपके चर कहलाते हैं। ठीक, चर का मतलब क्या होता है? चर का मतलब ए बी या एक्स वाई के रूप में जो लिखे रहते हैं वही चर कहलाते हैं। और आपका जो अचर होता है वह आपकी गिनती या अंक या आप कह सकते हो संख्या। ठीक है, जो संख्या होती है वो आपकी अचर पद कहलाती है। अब चर और अचर समझ गए। दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या होता है? रैखिक समीकरण के विषय में बताया गया है कि जिस समीकरण का या जिस समीकरण के चर की अधिकतम घात एक होती है उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? अधिकतम घात आपका क्या होना चाहिए? अधिकतम घात एक होनी चाहिए। वही क्या कहलाता है? रैखिक समीकरण कहलाता है। और युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है दोस्तों? जोड़ा। कहने का मतलब यह है कि दो चर वाले ऐसे रैखिक समीकरण होंगे जो एक जोड़े में होंगे। जैसे दिखाता हूं। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या हो गए? दो चर वाला, जैसे 5x + 6y = 0। आप यहां देख रहे हैं एक चर यहां पर है, एक चर यहां पर है, अर्थात आपके पास दो चर हो गए। और रैखिक समीकरण, रैखिक का मतलब इसका घात एक है, इसका भी घात एक है, अर्थात दो चर वाला हो गया और रैखिक समीकरण हो गया। और युग्म का मतलब होता है इन्हीं के साथ में और कोई दिया रहे, जैसे 3x - 7y = 0। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं एक चर ये हो गया, एक चर ये हो गया, इसका घात एक, इसका घात एक, अर्थात दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गए। और ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हो गए। जैसे समीकरण 1 मान लिया जाए, समीकरण 2 मान लिया जाए। अब इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इन्हीं को कहते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। युग्म का मतलब जोड़ा, मतलब दो समीकरण दिया गया है, जोड़े में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, यहां से आपको चैप्टर का नाम पूरा क्लियर हो गया होगा कि आखिर हम इन्हें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते क्यों हैं। चलिए अब इसके आगे हम कुछ चर्चा करते हैं। चर्चा करने से पहले एक चीज हम स्पष्ट करा देना चाहेंगे। यहां पर आप देख रहे हैं समीकरण और एक का नाम होता है व्यंजक। ठीक है दोस्तों, कभी कभी कहा जाता है दो चर वाले व्यंजक और कभी कभी कहा जाता है दो चर वाले समीकरण। अब आखिर ये व्यंजक क्या होता है, समीकरण क्या होता है, इसको आप क्लियर कर लीजिए। क्योंकि बहुत सारे हमारे अधिकांश छोटे भाई बहन हैं जो व्यंजक और समीकरण आपके किताब में तो दिया गया है, सवाल भी लगा लेते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं समझ में आता कि आखिर व्यंजक क्या होता है और समीकरण क्या होता है और इनमें अंतर क्या होती है। तो चलिए देखते हैं। व्यंजक का मतलब प्लस माइनस गुणे भाग के साथ चर और अचर जुड़कर इनके संयोजन को ही हम बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। कहने का मतलब यह होता है कि जब प्लस माइनस गुणे या भाग किसी चर और अचर के साथ जुड़कर इनका जो संयोजन होता है, इसी बीजगणितीय प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजक कहते हैं। यदि यहां से बातें नहीं क्लियर हो रही है तो चलिए हम आपको स्पष्ट करा दे रहे हैं, अभी एक सेकंड में आप समझ जाएंगे। जैसे कोई संख्या लिखा है 3x - 5y। ठीक है दोस्तों, जब 3x - 5y लिखा है तो इसका मतलब यह होता है कि दो चर वाला यह रैखिक व्यंजक है। व्यंजक क्यों है? क्योंकि इनके बाद अगर यहां 0 नहीं लगा है तो ये व्यंजक कहलाएगा।
यदि इनके बाद जीरो नहीं लगा है तो ये क्या कहलाएगा, व्यंजक कहलाएगा। और यदि इसी के बाद, इसी व्यंजक के बाद यहाँ जीरो ऐसे लग जाए तो यही क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है। अब आप स्पष्ट हो गए होंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात। जब दो चर वाले रैखिक समीकरण के बाद बराबर के रूप में जीरो लग जाए, बराबर के रूप में जीरो लग जाए तो वो समीकरण कहलाता है। और जब दो चर वाले रैखिक समीकरण के बाद जीरो न लगे तो वही क्या कहलाता है, व्यंजक कहलाता है। एक बार परीक्षा में आपसे पूछा गया था, क्या 3x - 7y क्या है, ठीक है, और दिया गया था ऑप्शन व्यंजक, समीकरण, ठीक, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो अब आप बताइए कि 3x - 7y है क्या। तो हमने बताया कि जब द्विघात, तो हमने बताया आपको, जब दो चर वाले रैखिक समीकरण के बाद जीरो लगा हो तो समीकरण कहलाएगा। यदि जीरो नहीं लगा है तो क्या कहलाएगा, वो व्यंजक कहलाएगा। अब आप हमारी बात समझ गए होंगे, अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर यही जीरो लगा होता बराबर करके तो वो समीकरण कहलाता। क्या कहलाता दोस्तों, समीकरण कहलाता। यहां तक बातें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, अगर बहुविकल्पी में पूछ लिया तो आप जानते हैं कि अगर आप पढ़े नहीं रहेंगे तो श्योर आप भटक जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब व्यंजक और समीकरण में आप अंतर समझ गए। दो चर वाले रैखिक संयोजन को जब बराबर के रूप में नहीं रहेगा तो व्यंजक कहलाएगा, और जब बराबर के रूप में लिखा जाएगा तो समीकरण कहलाएगा। तो चलिए अब इसके हम अगले हेडिंग पर चलते हैं। अगला हेडिंग आपका बनता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल। दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यह जानना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कितने प्रकार से किया जाता है। ठीक, यहां से आपके 1 से 2 प्रश्न जरूर बनेंगे, और अभी हम बताते हैं कि आपका प्रश्न कहां से बनने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कितने प्रकार से किया जाता है। पहली बात, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल 2 प्रकार से होता है। एक होता है रेखीय निरूपण द्वारा, एक रेखीय निरूपण से होता है, और दूसरा होता है बीजगणितीय हल। क्या होता है, बीजगणितीय हल। ठीक है दोस्तों, बीजगणितीय रूप से हल। तो दोस्तों आपने देखा कि बीजगणितीय हल जो होता है यह 3 प्रकार से होता है, और इस तीनों प्रकार से आपका प्रश्न पूछा जाना है। ठीक है, पहला होता है प्रतिस्थापन विधि से हल, दूसरा होता है विलोपन विधि से हल, ठीक, और तीसरा जो होता है वह आपका होता है वज्र गुणन विधि से हल। वज्र गुणन विधि से हल। ठीक है, तो बीजगणितीय हल को हम 3 प्रकार से करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से और वज्र गुणन विधि से। अब आपको सारी बातें क्लियर हो रही होंगी कि आखिर ये कहां से निकला हुआ है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल हम 2 प्रकार से करते हैं। पहली बात, एक रेखीय निरूपण द्वारा, और एक बीजगणितीय हल से। और बीजगणितीय हल से 3 प्रकार से किया जाता है। बीजगणितीय हल जो होता है वो 3 प्रकार से किया जाता है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। अब हम बारी बारी से एक क्वेश्चन लेके प्रत्येक के विषय में हम चर्चा करते हैं। चलिए चलिए दोस्तों, पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं और यहीं से हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, जैसे कोई हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक युग्म ले लें, जैसे 2x + y = 0 और x - y = 0। ये आपका समीकरण 1 हो गया, और ये आपका समीकरण 2 मान लिया। तो सबसे पहले हम रेखीय निरूपण करेंगे। आखिर रेखीय निरूपण कैसे किया जाता है, या रेखीय निरूपण द्वारा कैसे इनका हल किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। रेखीय निरूपण से आपको बताया गया होगा, पहले हम समीकरण 1 से एक सारणी तैयार करते हैं। क्या करते हैं, एक सारणी तैयार करते हैं। समीकरण 1 है कितना, 2x + y = 0, और y बराबर जो हो जाएगा, 2x इधर जाएगा तो -2x हो जाएगा। अब यहां से हम सारणी कैसे तैयार करेंगे, देखिए ध्यान से। एक ठो को हम x मानेंगे और एक में रखेंगे y, और यहां पर 3 कॉलम बनाएंगे। ठीक, अगर हम x की जगह 0 रखते हैं, अगर x की जगह हम 0 रखते हैं तो ये पूरा मान 0 कर देगा, और जब ये पूरा मान 0 हो जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा, 0। और यदि हम x की जगह -1 रखते हैं तो -1 का गुणा -2 से होके ये 2 1 के +2 हो जाएगा, जो कि y का मान 2 बन जाएगा।
और यदि हम यहाँ 1 रखते हैं तो 2 1 के 2 और यहाँ बन जाएगा आपका y बराबर -2। जिस प्रकार से समीकरण 1 से आपने एक टेबल तैयार किया, ठीक उसी प्रकार से समीकरण 2 से भी आपको टेबल तैयार करना है। तो चलिए देखते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 कितना है? आपने देखा कि x - y बराबर 0 और x बराबर क्या लिख सकते हैं, y। और यहाँ पर जब हम टेबल तैयार करते हैं तो आपका टेबल कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ x ले लेंगे, यहाँ y। यदि हम y का मान 0 रखेंगे तो x बराबर भी 0 हो जाएगा। यदि y का मान हम 1 रखते हैं तो x बराबर भी 1 हो जाएगा। और यदि y का मान 2 रखते हैं तो x बराबर भी आपका 2 हो जाएगा। तो चलिए रेखीय विधि द्वारा कैसे, ध्यान से देखिएगा। ये होता है आपका x अक्ष और ये होता है आपका y अक्ष। ठीक है दोस्तों, इतना तो आप जानते ही होंगे। अब इसके इधर धनात्मक मान होता है 1 2 3, ठीक है। अब इसके इधर ऋणात्मक मान होता है -1 -2 और -3। आगे बढ़ेंगे 1 2 और 3। नीचे आएंगे तो ऋणात्मक मान होता है, आपको पता ही है, इतनी बातों से आप अवगत हैं। चलिए देखते हैं। पहले वाले अगर सारणी पर आए तो x बराबर 0 और y बराबर 0। कहने का मतलब ना तो x पर गया है ना तो y पर गया है, और दोनों का 0 0 आया है तो यहाँ पर स्थित हो जाएगा। फिर x पर -1 आना है और y पर 2 जाना है। x पर -1 आना है और y पर कहाँ तक जाना है, 2 तक जाना है, तो यहाँ पर स्थित हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लिखेंगे -1 और 2। फिर x पर 1 जाना है और y पर -2। x पर 1 जाना है और y पर कहाँ तक जाना है, -2 का। x पर 1 जाना है और y पर -2 जाना है। तो इस प्रकार से जब इंच पटरी से आप इसको खींचेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समीकरण नंबर 2 पे आते हैं। x बराबर 0 y बराबर 0 जो कि यहीं पर स्थित हो जाएगा। x बराबर 1 y बराबर 1। x पर 1 जाना है, y पर भी 1 जाना है, तो कहने का मतलब आपका यहाँ पर स्थित होगा 1 और 1। x पर 2 y पर 2। x पर 2 जाना है और y पर भी कितना जाना है, आपका 2 जाना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका स्थित हो जाएगा 2 और 2। तो इस प्रकार से आपने देखा कि एक बिंदु तो ये हो गई, और जब इसको इंच पटरी लगा के ऐसे खींचेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका ये रेखा निकल जाएगा। तो आपने देखा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल ये रेखीय निरूपण से, या फिर इसी को हम कहते हैं आलेखन विधि। क्या कहते हैं इसे, आलेखन विधि से। ठीक है, इसी को हम लोग आलेखन विधि भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आपने देखा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल आलेखन विधि से कुछ इस प्रकार से किया गया। और यह सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में देता भी है कि कहता है कि आलेखन विधि से हल कीजिए या रेखीय निरूपण विधि से इसको दर्शाइए। ठीक है दोस्तों, तो ये बातें आपका क्लियर हो गई। जब दो चर वाले रैखिक समीकरण दिया हो तो एक समीकरण से टेबल बना लीजिए, फिर दूसरे समीकरण से टेबल बना लीजिए और इस प्रकार से अंकों को इसमें दर्शा दीजिए। ठीक, और यह आपका आलेखन विधि से हल क्लियर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इन्हीं समीकरण को, ठीक है, इन्हीं सवाल को अब हम हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से, मतलब बीजगणितीय वाले हल में आ गए। और इस बीजगणितीय वाले हल में सबसे पहले हम किससे करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल किया जाता है, आपको बताया गया है कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले किसी एक समीकरण से एक चर का मान दूसरे चर के पदों में निकाल लेते हैं, फिर उस एक चर का मान दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देते हैं, वहां से क्लियर एक चर का मान आ जाता है, फिर उस एक चर का मान किसी दूसरे समीकरण में रख देते हैं तो दूसरे चर का मान आ जाता है। चलिए देखते हैं कैसे, किस तरीके से आपको नहीं समझ में आएगा। हम यहाँ पर चर्चा करते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 कितना है आपका, x माइनस वाई बराबर 0 और x बराबर y उधर गया तो प्लस y हो जाएगा। हमने कहा कि दोनों में से किसी एक समीकरण से एक चर का मान दूसरे चर के पदों में निकाल लो। अब यही मान दूसरे वाले में प्रतिस्थापित कर दीजिए। कहने का मतलब x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, क्या 1 में प्रतिस्थापित करने पर, चलिए समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कीजिए। समीकरण 1 है कितना, 2x प्लस वाई बराबर 0। 2 गुणे x की जगह क्या रखना हमें, y और प्लस y बराबर 0। और इनका गुणा इनसे होके 2y और प्लस y बराबर 0 और ये मिलके आपके हो गए 3y बराबर 0 और y बराबर क्या हो जाएगा 0/3 और y बराबर क्या हो गया 0 में 3 से भाग दिलाइएगा तो क्या आ जाएगा 0। अब इस y का मान किसी समीकरण में रख दीजिए, तो y का मान समीकरण 2 में, ठीक है,
समीकरण 2 कितना है, x माइनस वाई बराबर 0 और x माइनस वाई का मान 0 था बराबर 0 और x बराबर क्या हो गया 0। तो आपने देखा कि x बराबर 0 और y बराबर 0, ये आपका आंसर आ गया। जैसा कि इसके पहले हमने अभी सरल को सरल किया था कि जो दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट किए थे वो 0 0 वाले पर ही कट किए थे, ठीक है। तो जहां पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, वही उसके x और y का मान भी निकल कर आता है। तो वहां पर भी आलेखन विधि से भी आपका 0 0 आया था और प्रतिस्थापन विधि से भी आपका 0 0 ही आया है। चलिए अब हम इसके दूसरे नियम पर चलते हैं, विलोपन विधि से। चलिए कोई दूसरा समीकरण लेते हैं, ठीक है, और नहीं तो कहिए इसी समीकरण से समझा दें। ठीक, यही है सवाल आपका। चलिए देखते हैं, अब हमने आलेखन विधि से हल कर लिया, प्रतिस्थापन विधि से हल कर लिया, अब हम लोग पहुंचे विलोपन विधि से। आखिर सवाल को विलोपन विधि से हल कैसे किया जाता है, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म देगा और आपसे कहेगा कि वज्र गुणन विधि से हल कीजिए, या फिर कह सकता है प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, या फिर कह सकता है विलोपन विधि से, या फिर कह सकता है आलेखन विधि से, या फिर इनसे संबंधित 2 सवाल देते हैं आपको, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए ये टॉपिक अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपको 3 नंबर कन्फर्म मिलने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब जब किसी सवाल को विलोपन विधि से हल करना हो तो विलोपन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस दोनों समीकरण में, ठीक, दोनों चरों में से किसी एक चर का मान बराबर करते हैं, ठीक। अगर बराबर है तो अच्छी बात है, अगर बराबर नहीं है तो बराबर करते हैं। कैसे, देखिए ध्यान से, हम यहाँ पर देख रहे हैं ना तो x वाले चर बराबर है और ना ही y वाले चर बराबर है, ठीक। तो जब बराबर नहीं है तो बराबर किया जाएगा, कैसे, गुणा कराएंगे। कैसे कराएंगे, चलिए देखते हैं। हम यहाँ पर इस x वाले को बराबर कराएंगे, और जब x वाले को बराबर करना है तो पहले वाले समीकरण में दूसरे वाले समीकरण में x के सामने जितना रहेगा उससे गुणा करा दो, दूसरे वाले समीकरण में पहले वाले समीकरण के x के सामने जितना रहेगा उससे गुणा करा दो, ठीक। अब 2 का गुणा 4 से कराएंगे, 2 चौक 8x, फिर 2 का गुणा 6 से, 2 छक 12y, और फिर 2 बचे 10, ये बन गया आपका समीकरण 3। अब 4 से गुणा कराइएगा तो 4 दूनी 8x, 4 9y 36y और 4 3 12, समीकरण 4। अब इन्हें हम सरल कराएंगे, कैसे, घटा देंगे। घटाने पर क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाता है। आपने देखा ये कह बराबर है तो कैंसिल हो जाएंगे। अब 12 में से 36 नहीं घटेगा, 36 में से 12 को घटाना पड़ेगा। तो 36 में से जब 12 घटाएंगे तो 6 में से 2 गया 4 आ जाएगा, और 3 में से 1 गया तो आपका 2 आ जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही लगेगा, बराबर। 12 और 10, 12 में से 10 घटाएंगे तो -2 आएगा। अब यहाँ पर माइनस और माइनस आपका कैंसिल, y बराबर क्या हो जाएगा 2/24, अर्थात इनको भी कैंसिल कराएंगे तो आपका y का मान निकल कर आ जाएगा 1/12। इस प्रकार से जो y का मान आया है यही किसी समीकरण में उठा के रख दीजिए, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 है कितना, आप देख पा रहे हैं 4x + 6y = 5, ठीक। अब 4x + 6 गुणे y का मान कितना है 1/12 है, यहाँ पर आसानी से रख दीजिए, बराबर 5। 6 के 6, 6 दूनी 12, तो आपने देखा 4x + 1/2 बराबर क्या हो गया 5, और 4x बराबर हो जाएगा आपका 5, 1/2 उधर जाएगा -1/2। इन्हें जब सरल कराएंगे तो 4x बराबर इनका गुणा इनसे करा देंगे तो 5 दूना 10 -1 1 के 1/2 2 1 के 2, तो 4x बराबर आपका आ गया 9/2। फिर आगे बढ़ेंगे तो 4 को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 9/2 और पूरा का बटे 4, तो x बराबर 2 का गुणा 4 से करा लेगा 9/4 दूना 8। तो आपने देखा x का मान 9/8 आया और y का मान कितना आ गया था 1/12। तो इस प्रकार से आपका सवाल विलोपन विधि से हल हो जाता है। क्लियर हो गया। विलोपन विधि से हल करने के लिए हमने क्या किया, दोनों समीकरण में से किसी एक चर का मान बराबर करते हैं। जब एक चर का मान बराबर कर लेंगे तो आप आसानी से उसको सरल करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये था विलोपन विधि से हल। अब हम तीसरे नंबर पर आते हैं, वज्र गुणन विधि से हल करना। हो सकता है संयोग बस अगर वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए बोल दिया तो कहानी बदल जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसलिए इस पे भी एक सवाल लगाना अनिवार्य हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इसके अगले टॉपिक पर। तो चलिए देखते हैं वज्र गुणन विधि से कैसे हल किया जाए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, अब हम लोग वज्र गुणन विधि पर पहुंच चुके हैं कि आखिर दो चर वाले रैखिक समीकरण को वज्र गुणन विधि से कैसे हल करेंगे। चलिए देखते हैं।
वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालना पड़ेगा दोनों समीकरण से। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से क्या, इस समीकरण 1 से एक समीकरण होता है a1x प्लस a2y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर। तो ऐसा हम कुछ भी नहीं लिखने वाले हैं, क्योंकि तुलना करने पर आप लोग लिख लीजिएगा, मैं सीधा जगह कम होने की वजह से हम सीधा मुद्दे पर आते हैं। समीकरण 1 से, इस समीकरण 1 से क्या निकालेंगे हम, a1 बराबर क्या हो जाएगा, जो x के सामने या जो x का गुणांक रहेगा वही a1 होगा। b1 बराबर आपका क्या हो जाएगा, जो y का गुणांक रहेगा 1, और c1 का मान क्या हो जाएगा -30। ध्यान रहे, चिन्ह सहित रखना है। अब हम आते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या, a2 बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, b2 बराबर क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, और c2 बराबर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा -33। ठीक है दोस्तों। अब जब इस प्रकार से आपका a1 b1 और c1 a2 b2 c2 का मान आ जाए तो वज्र गुणन विधि से जो आपका फार्मूला है उस फार्मूला पर आप रख के निकाल लीजिए। वज्र गुणन विधि का जो फार्मूला है वह यह है कि x बटे होता है b1c2 माइनस b2c1 बराबर y बटे आपका हो जाएगा c1a2 माइनस c2a1, ठीक, बराबर 1 बटे आपका हो जाएगा 1 बटे क्या होता है a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक। इस फार्मूले को आप याद रख लीजिएगा और इसी फार्मूले पर आपको सवाल लगाना भी है। तो चलिए देखते हैं कैसे। x बटे आपका b1 क्या है, b1 आपने देखा 1 है, गुणे c2 कितना निकला है आपका -33, फिर माइनस b2 कितना है आपका 5, और गुणे c1 कितना है आपका -30 है। आते हैं y बटे c1 कितना है आपका, c1 आपका -30 है, गुणे a2 कितना है आपका 2, फिर माइनस c2 कितना है आपका -33, और गुणे a1 कितना है आपका 3 हो गया, बराबर 1 बटे a1 कितना है, a1 है आपका 3, गुणे b2 कितना है आपका 5, a2 कितना है, a2 आपका हो गया 2, और b1 कितना हो गया आपका 1। तो इस प्रकार से आप फार्मूले में मान को रख लीजिए, उसके बाद इसे सरल कराइए। तो चलिए देखते हैं कैसे सरल कराते हैं। अब x बटे आपका हो जाएगा 33 का गुणा 1 होके -33, माइनस प्लस हो जाएगा, और 30 25 5 15 150 हो जाएगा, बराबर y बटे 30 दूना -60, फिर माइनस प्लस 33 तिहाई 99 हो जाएगा, बराबर 1 बटे 5 तिहाई 15 माइनस 2 1 के 2। इन्हें और आगे सरल करेंगे तो x बटे आपको मिल जाएगा 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचा 4 में से 3 गया 1 और 1, y बटे इसमें से इनको घटाएंगे तो 9, और ये आपका आ जाएगा 3, और इसमें से इसको घटा देंगे 15 में से 2 गया आपका आ जाएगा 13। जब इस प्रकार से यहाँ तक आप आ जाए तो एक बार इनके बराबर इसको रख लीजिए, x का मान निकाल लीजिए, फिर इनके बराबर इतना रखकर y का मान निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं x बटे 117 बराबर क्या रखेंगे 1 बटे 13। तो अगर डायरेक्ट आप लगाना चाहो, जगह कम पड़ रहा तो 13 1 13 13 9 117 होता है। अब x का गुणा 100 के x 1 के x 9 1 के 9 हो जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ x का मान 9 प्राप्त हुआ। अब y का मान चाहिए तो इतने बराबर इनको रख दीजिए। तो इसी प्रकार से y बटे 39 बराबर 1 बटे 13 कर लीजिए, कैंसिल करा दीजिए, 13 1 के 13 13 3 39। अब y का गुणा 100 के y 1 के y और 3 1 के 3। तो आपने देखा कि x का मान 9 आ गया और y का मान क्या आ गया 3 आ गया। तो इस प्रकार से आप सवाल को अर्थात दो चर वाले रैखिक समीकरण को वज्र गुणन विधि से भी हल कर सकते हैं। तो आपने देखा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल पहले दो प्रकार से होता है, एक रेखीय निरूपण या आलेखन विधि से और दूसरा होता है बीजगणितीय विधि से। ठीक, बीजगणितीय विधि से तीन प्रकार से होता है, एक प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि से होता है। तो हमने सभी विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल कर लिया और यहाँ से 1 से 2 प्रश्न
फिक्स है, इस बात को नोट कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न जरूर आएगा। कहा जाएगा विलोपन विधि से हल कीजिए या प्रतिस्थापन या वज्रगुणन विधि से, ठीक है, इसको अवॉइड मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अगले टॉपिक पर पहुंचते हैं जो बेहद ही महत्वपूर्ण है और हर बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है और आप इसे स्वतः मिला सकते हैं। पिछले पेपर को उठाकर, यूपी बोर्ड के पिछले पेपर को उठाकर आप स्वतः मिला सकते हैं कि इस टॉपिक से प्रश्न आया है कि नहीं आया है। जो अगला टॉपिक आपका चलने वाला है वहां से हर बार प्रश्न आता है और आता रहेगा हमेशा। तो चलिए दोस्तों, अगले टॉपिक। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर पहुंच चुके हैं जहां से हर वर्ष प्रश्न पूछना अनिवार्य है, ठीक है। हर वर्ष पूछा गया है और हर वर्ष पूछा भी जाएगा। अभी आप लोग इसका आकलन स्वयं कर लेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपका मेन हेडिंग बनता है दो चर वाले रैखिक समीकरण के रेखाओं की संगतता। अब जब दो चर वाले रैखिक समीकरण है, उनके रेखाओं के बीच आपस में क्या तालमेल होता है, उनकी संगतता यहाँ देखनी है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर दिया गया है जैसा कि यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा दूसरा वाला a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 हो तो क्या क्या स्थितियां उत्पन्न होती है, ध्यान से देखिएगा। जब a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 हो जाए, ठीक है दोस्तों। जब a1 बटे a2 और नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 हो जाए तो आलेखन निरूपण जो होगा ये रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। क्या होंगी? रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। यही आपको ध्यान रखना है, रेखाएं क्या होंगी? प्रतिच्छेदी होगी। अब बीजगणितीय व्याख्या में क्या होगा? इसके एक हल होंगे और एक हल को कहा जाता है अद्वितीय हल। क्या बोला जाता है? अद्वितीय हल, ठीक है। और संगतता में क्या हो जाएगा? संगतता में हो जाएगा संगत है, निकाय संगत है। क्या? निकाय संगत है। आप लोग समझ पा रहे होंगे, सवाल पूछा जा रहा है। इसके सभी टाइप के प्रश्नों पर अभी चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न फिक्स है, आना है, तय है। 2 से 3 नंबर आपका यहाँ से क्लियर होना है। और जब अनुपात 1 मिनट इसको एकदम क्लियर कर दें। और जब अनुपात a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हो जाए तो रेखाएं क्या होंगी? तो रेखाएं जो होगी वह आपका संपाती होंगी। क्या होंगी? संपाती। संपाती का मतलब जब दो रेखा एक ही पर हो। प्रतिच्छेदी का मतलब यह होता है कि एक रेखा ये कहीं पर प्रतिच्छेद कर रही है। और संपाती का मतलब यह होता है कि एक रेखा ये गई है तो दूसरी रेखा भी इसी पर जाएगी। तो जब दो रेखाएं एक ही पर चल जाती हैं तो वो संपाती रेखा कहलाती है। तो आलेखन का निरूपण क्या हो जाएगा? संपाती। और बीजगणितीय व्याख्या क्या हो जाएगा कि इसके अनेक हल होंगे। क्या होंगे? इसके अनेक हल होंगे। यहाँ आपको रखना है अनेक हल। और संगतता में क्या हो जाएगा? संगतता में संगत है। क्या होगा? संगत है, ठीक इस प्रकार से। और तीसरी पॉइंट जो बनती है, यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 हो और नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 हो तो रेखाएं क्या होंगी? तो रेखा आलेखन निरूपण क्या हो जाएगा? आलेखन निरूपण हो जाएगा रेखाएं समांतर होंगी। क्या होंगी? रेखाएं समांतर होंगी। और बीजगणितीय व्याख्या में इसका कोई हल नहीं होगा, मतलब एक भी हल नहीं होंगे, मतलब कोई हल नहीं। और संगतता में क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? असंगत हो जाएगा। इस 3 टाइप की समांतर रेखा का मतलब इस प्रकार से, इस 3 टाइप को आप अपने दिमाग में याद करके रखिएगा। इसे तुरंत के तुरंत अभी के अभी नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। अब इस पे बनने वाले प्रश्न क्या होते हैं, पहले एक बार फिर से चर्चा करा लेते हैं। जब a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 होगा तो रेखाएं आलेखन निरूपण में प्रतिच्छेदी होंगी। बीजगणितीय व्याख्या में अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब केवल एक हल होगा, ठीक। संगतता में संगत हो जाएगा। और यदि अनुपात आपका a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हो गया तो आलेखन निरूपण संपाती हो जाएगा। इसके अनेक हल होंगे और संगत होगा। और इस प्रकार से यदि हुआ a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 हुआ तो रेखाएं समांतर होंगी, कोई हल नहीं होगा और असंगत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम इस पे बनने वाले प्रत्येक टाइप के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, कैसे यहाँ से प्रश्न हम लोग हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, हमारे बीच में एक एग्जाम्पल है कि इन दो रेखाओं या इन दो समीकरणों से बताइए कि क्या रेखा प्रतिच्छेदी होंगी, संपाती होंगी या समांतर होंगी।
या फिर बीजगणितीय व्याख्या में यदि पूछ लिया है अद्वितीय हल होगा कि कोई हल नहीं होगा कि अनेक हल होंगे, या संगतता में पूछ लिया संगत है कि असंगत है, तो कैसे हम बताएंगे, चलिए देखते हैं। हम एक काम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले समीकरण 1 से क्या निकालेंगे, a1 बराबर आपका हो जाएगा 3, b1 बराबर आपका हो जाएगा -5 और c1 बराबर आपका हो जाएगा 8। और समीकरण 2 से क्या हो जाएगा आपका, a2 बराबर आपका हो जाएगा 7, b2 बराबर आपका हो जाएगा -6 और c2 बराबर आपका हो जाएगा -9। अब हम यहाँ निकालेंगे क्या, a1 बटे a2। a1 है कितना, a1 आपका 3 है और a2 कितना है 7। फिर निकाल लीजिए b1 बटे b2। b1 कितना है आपका -5 है और b2 कितना है आपका -6। माइनस माइनस कैंसिल होकर 5 बटे क्या आया 6। अब यहाँ जरा c1 बटे c2 निकाल लीजिए। c1 बटे c2, c1 कितना है 8 और c2 कितना है -9। तो आपने यहाँ देखा कि ना तो a1 बटे a2 वाले मान b1 बटे b2 से बराबर है और ना ही c1 बटे c2 से बराबर है। कहने का मतलब ये स्थिति तब होगी जब कोई एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 हो जाएगा। फिर इसके आगे भी नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 हो जाएगा। कहने का मतलब ये स्थितियां पहले वाले स्टेप से गुजर रही है। तो आप बता सकते हो कि ये दोनों रेखाएं, अगर आलेखन निरूपण पूछेगा तो बता दीजिएगा प्रतिच्छेदी है, अगर बीजगणितीय व्याख्या पूछ रहा है तो बता दीजिएगा अद्वितीय हल है, अगर संगतता पूछ रहा है तो बता दीजिएगा संगत है। अर्थात इन्हें हम कह सकते हैं ये प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी रेखा है। अगर बीजगणितीय व्याख्या पूछा तो बता दीजिएगा अद्वितीय हल है, ठीक, अद्वितीय हल है। अगर संगतता पूछा तो बता दीजिएगा संगत है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा और आपको इसी अनुसार लगा के यहां से मिलाकर आपको बताना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए ये आपको याद होना चाहिए। ठीक, चलिए इसी आधार पर हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए अब इसके दूसरे वाले एग्जाम्पल पर चलते हैं। यहां से यदि पूछ लिया गया कि ये दोनों समीकरण के द्वारा, ठीक, रेखाएं प्रतिच्छेदी संपाती समांतर है कि अद्वितीय हल है, अनेक हल है, कोई हल नहीं, संगत है या असंगत है, तो आप कैसे बताएंगे। पहले इन्हें हम सरल करेंगे। सरल कैसे करेंगे हमने पहले ही बताया, समीकरण 1 से क्या करना है आपको, a1 बराबर आपका यहाँ x का मान 1 निकल जाएगा, b1 बराबर आपका निकल जाएगा -2 और c1 बराबर आपका निकल जाएगा यहाँ 5। ठीक है दोस्तों, अब समीकरण 2 से आइए। समीकरण 2 से आपका हो जाएगा a2 बराबर -4, b2 बराबर 8 और c2 बराबर क्या हो जाएगा आपका 20। अब हम यहाँ पर देखते हैं, पहले a1 बटे a2 निकालेंगे। a1 कितना है आपका 1, a2 कितना है आपका -4। अब b1 बटे b2 निकालेंगे हम। b1 कितना है आपका -2 और बटे ये क्या हो जाएगा 8। एक कैंसिल करा देंगे तो आपका हो जाएगा -1/4। c1 बटे c2 निकाल लीजिए। c1 कितना हो गया आपका 5 और c2 कितना हो गया आपका 20। इसको अगर हम कैंसिल कराएंगे 5 1 के 5 5 चौक 20 तो आपका आ जाएगा 1/4। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपने देखा कि a1 बटे a2 -1/4 है, तो b1 बटे b2 भी -1/4 है, अर्थात इसके बराबर b1 बटे b2 हो जाएगा। लेकिन c1 बटे c2 केवल 1/4 है, माइनस में नहीं है, इसलिए ये इसके बराबर नहीं होगा। तो ये कंडीशन कब होती है, देखिए ये इसके बराबर है लेकिन यहाँ माइनस ना होने के कारण, ऋणात्मक ना होने के कारण ये बराबर नहीं होगा। तो a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा c1 बटे c2 के। ये स्थिति कब दर्शाती है, ये स्थिति यहाँ पर दर्शाती है। अगर पूछ लिया कि इन दोनों समीकरण से बनी रेखाएं क्या होंगी, तो इन दोनों समीकरण से बनी रेखाएं क्या हो जाएंगी आपकी, समांतर हो जाएंगी। अगर आलेखन बीजगणितीय व्याख्या पूछ लिया तो बीजगणितीय व्याख्या में क्या बताएंगे, कोई हल नहीं, क्या कोई हल नहीं होगा। और अगर संगतता आपसे पूछ लिया तो आप बताइएगा ये क्या हो जाएंगे, असंगत हो जाएंगे। तो आशा करता हूं कि इन दो एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा। अब इससे जो बनने वाले कुछ अन्य टाइप के प्रश्न हैं उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। और हाँ, यदि आपको लगे कि हम आपके एग्ज़ाम के लिए मेहनत कर रहे हैं तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ और अन्य ग्रुपों में अपने अन्य दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा पाए और हमें हमारी मेहनत का भी प्रतिफल मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो इसे अपने तक सीमित मत रखिएगा। और हाँ, अभी आप जाइएगा मत, अभी हम अगले कुछ विशेष एग्जाम्पलों पर फिर चर्चा करने वाले हैं।
अब हम लेते हैं कुछ इससे बनने वाले अन्य टाइप के प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से बनने वाले प्रश्न किस प्रकार से होते हैं। ऐसे प्रश्न, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही प्रश्न आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे आप बड़े ध्यान से देखिएगा और स्वतः लगाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा रेखा इतना तथा इतना का कोई हल नहीं है तो के का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए टाइप चेंज कर दिया है, दो रेखाओं का समीकरण दिया है और कहा जा रहा है कि यदि कोई हल नहीं है तो के का मान बताइए, या फिर आपसे कह सकता है कि अद्वितीय हल है तो के का मान बताइए, या फिर कह सकता है कि अनेक हल है तो के का मान बताइए, या फिर ऐसा कह सकता है कि संगत है तो के का मान बताइए, या आपसे कह सकता है कि रेखाएं संपाती है तो के का। इस प्रकार से आपसे यहाँ चेंज कर सकता है प्रश्न, लेकिन आप इसको ध्यान से देख लीजिए कि कैसे आपको लगाना है कि अगर इस टाइप से चर्चा कर रहा है सवाल में तो। चलिए देखते हैं, रेखा कितना है, इतना तथा इतना है। अब इसका कोई हल नहीं बोला है, तो चलिए देखते हैं। पहले रेखा लिखते हैं। रेखा मतलब समीकरण। समीकरण कितना है, kx - 5y - 2 = 0। ये हो गया आपका समीकरण 1। ठीक है, नहीं तो एक काम करते हैं, चलिए अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, लिख लेते हैं। समीकरण 2 कितना है, 6x + 2y - 7 = 0। समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 से क्या करेंगे हम, a1 b1 c1 निकालेंगे। a1 का मान क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। b1 का मान क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। और c1 का मान क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और यहीं पर हम निकाल लेंगे समीकरण 2 से। क्या, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से a2 का मान क्या हो जाएगा, 6, b2 का मान क्या हो जाएगा, 2, और c2 का मान क्या हो जाएगा, -7। ठीक है, तो इस प्रकार से अब आप क्या कहा जा रहा है, पहले इस रूप में इसको निरूपित कर ले। a1/a2 निकाल ले। a1/a2 बराबर क्या हो जाएगा, a1 आपका k है और बटे a2 बराबर 6। फिर उसके बाद b1/b2 निकाल लीजिए। b1 कितना है आपका, -5 और बटे b2 क्या है, 2। फिर यही निकाल लीजिए आप c1/c2। c1 आपका -2 है और यहाँ पर -7 है, इसको कैंसिल करा सकते हैं आप। ठीक है, 2/7 लिख सकते हैं। अब कहा जा रहा है कि का कोई हल नहीं है। अब कोई हल नहीं वाले स्थिति में क्या बनना है आपका, इस प्रकार से बनना है। तो कहने का मतलब कोई हल नहीं है कि स्थिति क्या होती है, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। तो इस स्थिति में a1/a2 बराबर b1/b2 है, तो एक काम करेंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 पे हम मान रख कर देखेंगे। तो a1/a2 कितना है आपका, k/6 है। b1/b2 कितना है आपका, -5/2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 का गुणा k से होके 2k और बराबर 6 का गुणा 5 से 6 पंचे 30 हो जाएगा। अब आपका हो जाएगा k बराबर -30 और ये बटे 2 हो जाएगा। कैंसिल होके k का मान क्या आ जाएगा आपका, k का मान आ जाएगा आपका 15। तो आपने यहाँ पर देखा कि पूछा था कि k का मान बताइए, तो k का मान आपका कितना निकल गया, 15 निकल गया। तो दोस्तों आपने देखा कि इस प्रकार से आपका प्रश्न बनाया जा सकता है, इसलिए इस टॉपिक को याद रखना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण बन जाता है। तो इसी के साथ यह चैप्टर आपका समाप्त होता है मेरे ख्याल से, इसमें तो कुछ रह नहीं गया। ठीक है दोस्तों, यह अध्याय आपका समाप्त होता है और यदि आपको लगे यह आपके लिए महत्वपूर्ण है तो आप इसे एक बार 2 बार वीडियो को देख लीजिए और अच्छे से रिवाइज कर डालिए और स्वतः प्रश्न लगाने का प्रयास कीजिए, अभ्यास करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपके अभ्यास से आपके अंदर शुद्धता आएगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका स्पीड भी बढ़ेगा। और साथ ही साथ अगर आपको लगे कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।